हेलो। जय भारत, विजय भारत बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? मजे में हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मजे कीजिए और मजा के साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे समय आपका बीतता जा रहा है और बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप अपना सारे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और साथ साथ में जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक संभव है, हम भी आपकी मदद कर रहे हैं मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आप इस चैनल के साथ बने रहिए। और जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, ऐसा नहीं कि मैं जो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ जिस टॉपिक का उसी से संबंधित, अगर आपको किसी और टॉपिक में दिक्कत है, किसी और बुक के किसी प्रश्न में दिक्कत है, आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। कमेंट में क्वेश्चन लिखिए। आप किसी भी बुक का हो, चाहे वो केसीसी ना हो, एनसीईआरटी हो, या फिर किसी और बुक का हो, टुगेदर विथ हो, या फिर आर डी शर्मा हो, किसी बुक का अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वो क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं कमेंट में, और आपको उसका आंसर दिया जाएगा और तरीके के साथ बताया जाएगा कि हाँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। उस तरह से मैं वीडियो बना के जरूर कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और उम्मीद है कि आपको बेनिफिट ही होगा जहाँ तक पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि त्रिभुज का स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो उसका सारा इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो आज हम क्या करते हैं, वन बाय वन वो सारे जो टॉपिक हमने लिखवाया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लास्ट वीडियो थोड़ा सा देख सकते हैं रिकॉल के लिए। तो उसमें क्या होगा, सारा जो टॉपिक हमने लिखवाया था कि क्या क्या चीज हमें पढ़ना है उस चैप्टर में, वो एक बार माइंड में रहना जरूरी होता है। उससे होता क्या कि हमें पता होता है कि हाँ चलो ये टॉपिक हमें पढ़ना है, ये क्लियर हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उससे क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरा इतना टॉपिक क्लियर है इस चैप्टर में से। ठीक है ना, तो वन बाय वन वो सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें पढ़ना जिस चैप्टर है वो समरूपता के बारे में पढ़ना मुख्य रूप से। तो पहला टॉपिक भी हमने वही लिखवाया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, समरूपता पढ़ना है। समरूपता के अंदर भी दो तीन पॉइंट्स हमने लिखवाया था। फिर हमें उससे रिलेटेड जो प्रमेय है वो प्रमेय के बारे में पढ़ना है। प्रमेय से संबंधित जो प्रश्न है या उससे संबंधित जो और छोटे छोटे प्रमेय है, उन सब के बारे में हमने लिखा था कि ये सारी चीजें पढ़नी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, समरूपता। ठीक है, देखिए समरूप का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से तो चल रहा है समरूप मतलब समान रूप वाला। ठीक है ना, तो दो आकृति, ऐसी दो आकृति जिनका आकार सेम, जिनकी आकृति सेम हो, वो अलग अलग। ठीक है ना, जैसे अगर दो वस्तु है जिनकी आकृति एक जैसी है वो क्या कहलाएगा, समरूप। और जिनका आकार एक जैसा हो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांशम, जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ना था। अब एक बार पहले चित्र से थोड़ा सा उदाहरण देखिए। अगर हम एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना, ये वर्ग और एक छोटा सा वर्ग, ठीक है, दोनों तो वर्ग ही है, यानी दोनों का जो आकृति है वो कैसा है, वर्गाकार है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ये बड़ा वर्ग है, छोटा वर्ग है, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, समरूप, क्योंकि दोनों की आकृति क्या है, वर्गाकार है। लेकिन यदि हम एक ऐसा वर्ग बनाए और इस तरह से, अब ये क्या है, दोनों बराबर है, यानी जो भुजा की लंबाई इसका है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, यानी इसकी चारों भुजाएं 4 है, इसकी चारों भुजाएं 4 है, यानी इसका हर भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या, इनकी आकृति और आकार दोनों बराबर है। आकृति मीन्स क्या, दोनों वर्गाकार है, और आकार मीन्स क्या हुआ, ये वो कितना बड़ा साइज इसका है, तो दोनों बराबर है ना। जब दोनों चीज बराबर हो तो सब क्या कहते हैं, सर्वांशम। और जब सिर्फ आकृति बराबर, आकृति एक जैसी हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, समरूप। ये सिर्फ त्रिभुज पे ही लागू नहीं होता है, पढ़ना जरूर है त्रिभुज, लेकिन ये चीजें सिर्फ त्रिभुज पे ही लागू नहीं होती है। हम कोई भी वस्तु ले सकते हैं, किसी भी चीज का, तो वो हमेशा क्या होते हैं, अगर एक जैसी आकृति है तो उससे हम समरूप कर सकते हैं, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो या त्रिभुज हो। अगर हम एक आयत भी लेते हैं, सपोज ये बड़ी आयत और ये छोटी आयत, ठीक है, अब ये दोनों क्या आयताकार है ना, दोनों की आकृति क्या आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप का है ये। ठीक है, ये दोनों क्या है, स्क्वायर शेप का है, ये दोनों क्या है, स्क्वायर शेप का है। तो अगर हमारा शेप एक जैसा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमिलर, यानी कि समरूप। यहाँ भी दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी इनका आकृति जो है एक जैसा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति वाली वस्तु, समरूप आकृति है। ठीक है, दोनों आयताकार है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कोई भी आकृति ले रहे हैं। अब हमें इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ना क्या है, त्रिभुज, तो हम त्रिभुज कर लेते हैं। सपोज हमने बनाया कि ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज। अब ये दोनों क्या त्रिभुजाकार है ना, यानी दोनों की आकृति एक जैसी है, तो ये क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समरूप और सर्वांशम
हमारे पास दो शब्द आते हैं, समरूप और सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है और समरूप के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि समरूप और सर्वांगसम क्या होता है। समरूप मीन्स क्या होगा, दो आकृति जिनकी एक जैसी आकृति, दो वस्तु जिनकी आकृति एक जैसी हो, उसे हम क्या कहेंगे, समरूप। या दो चित्र, दो वस्तु, कुछ भी कहें जो एक जैसी हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप। और अगर उनकी आकृति और आकार दोनों एक जैसे हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम। चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, या फिर ये वृत्त, सर्कल जिसे हम कहते हैं। अगर एक बड़ी सर्कल है, एक छोटी सर्कल है, इसकी त्रिज्या सपोज 4 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तब ये दोनों क्या कहलाएगा, समरूप। क्योंकि ये आकृति क्या है, एक जैसी है ना, ये भी है सर्कुलर और ये भी सर्कुलर, यानी ये भी वृत्ताकार है और ये भी वृत्ताकार है, तो दोनों क्या कहलाएगा, समरूप आकृति है। ठीक है, यानी ये दोनों समरूप है। ठीक है, और अगर हम एक ही त्रिज्या वाले दो ड्रॉ करते हैं, एक ये हमने ले लिया, एक ये ले लिया, सपोज ये हमारा 3 सेंटीमीटर है और ये भी अगर हमने 3 सेंटीमीटर लिया, अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम। ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम, क्योंकि इनकी त्रिज्या समान है। ठीक है, तो यानी कोई भी दो वस्तु या दो फिगर जिनकी आकृति एक जैसी हो, वो क्या कहलाएंगे, समरूप। और जिनकी आकृति और आकार दोनों एक जैसे हो, वो क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अगर अलग अलग आकृति दिया हुआ है तो उनमें क्या चीज होगा, क्या कंडीशन होगा, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो समरूप है या सर्वांगसम है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले अगर हम वर्ग लेते हैं, दो वर्ग, तो उनको आखिर समरूप किस आधार पे करेंगे या सर्वांगसम किस आधार पे कहेंगे, वो देखिए क्या होगा। अगर हम दो वर्ग लेते हैं, ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया और ये हमारा दूसरा वर्ग हो गया। ठीक है, और ये छोटा सा वर्ग हम बनाया तीसरा। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा ए बी सी डी पी क्यू आर एस, यहां हम लेते हैं एम एन ओ एल, एल एम एन ओ। ठीक है, अब ये 3 प्रकार का वर्ग है, इनमें बताइए आप कि कौन सा समरूप है, कौन सा सर्वांगसम है। ठीक है, देखिए फिगर देखने से पता चल रहा है ये दोनों एक ही साइज के, एक ही आकार के हैं और आकृति भी सेम है। तो इन दोनों आकृति भी सेम है और आकार भी सेम है, यानी ए बी सी डी वर्ग और पी क्यू आर एस वर्ग, ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन यदि हम इन दोनों का तुलना करें तो ये क्या, ए बी सी डी और एल एम एन ओ या फिर पी क्यू आर एस और एल एम एन ओ, ये आपस में कैसे कहलाएंगे, समरूप। क्योंकि तो ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार, ये भी वर्गाकार, ये भी वर्गाकार, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप। क्योंकि ये छोटे साइज का है, ये बड़े साइज का, लेकिन आकृति जो एक जैसी है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप वर्ग, ये समरूप चतुर्भुज। ठीक है ना, तो देखिए अगर सर्वांगसम के लिए पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं, दो वर्ग सर्वांगसम या समान कब होंगे, जब उनकी भुजाएं समान हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है भुजा और इनका भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम। ठीक है ना, ये दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान लंबाई की हो, वो क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम। और दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान नहीं हो, लेकिन उनका क्या होगा, अनुपातिक होगा, या फिर छोटा बड़ा हो सकता है, सिर्फ आकृति बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप वर्ग कहेंगे। क्लियर बच्चों, देखिए अब इसके बाद अगर हम चलते हैं वृत्त पे, तो वृत्त के आधार क्या होगा, अगर हम एक वृत्त ये लिए, एक वृत्त ये लिए और एक छोटा सा वृत्त ये लिए, इसका त्रिज्या अगर हम 3 सेंटीमीटर लेते हैं, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर का है और ये हमारा 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो जिनकी त्रिज्या बराबर है वो क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम। यानी वृत्त के कंडीशन में जो सर्वांगसमता होगा, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंसी है, उस कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दो वृत्त यानी कि दो सर्कल जिनकी रेडियस बराबर हो, वो आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि वो क्या होंगे, सर्वांगसम। लेकिन दो वृत्त जिनकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, छोटी बड़ी होती है, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप, क्योंकि इनकी आकृति क्या है, एक जैसी है। ठीक है, तो वृत्त के कंडीशन में हमारा समरूपता क्या होगा, त्रिज्या अलग अलग हो सकता है, लेकिन सर्वांगसमता क्या होगा, उनकी त्रिज्याएं सेम होंगी। ठीक है, ये वर्ग के लिए हो गया, ये वृत्त के लिए हो गया। ठीक, अब अगर हम आयत पे जाए कि दो आयत सर्वांगसम कब होंगे और दो आयत समरूप कब होंगे, तो देखिए चित्र द्वारा पहले समझिए। मान लीजिए
हमने एक आयत ये ड्रॉ किया, दूसरा आयत हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है। देखो बच्चों थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है ना, ये सीधा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो गया तो टेंशन मत लो ना, है सीधा ही, ठीक है। और अगर हम एक आयत ये ले रहे हैं, ठीक है, चलिए देखिए, अब ये अगर हमारे पास ए बी सी डी, ओके, पी क्यू आर एस एल एम एन ओ, ये चार आयत होगी, तीन आयत है, एबीसीडी पी क्यू आर एस एल एम एन ओ। अब इनमें देखिए ये दोनों आयत सर्वांगसम होंगे कब, जब उनकी आकृति और आकार एक जैसी हो। तो दोनों क्या चाहिए, आयत है ना, तो आयत है तो आकृति तो एक जैसा हो गया। अब रहा आकार की बात, तो दोनों का आकार सेम कब होगा, सेम का मीनिंग क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर ढक लेना, यानी इसको उठाकर अगर हम इसके ऊपर रख दे, ये पूरी तरह से ढक जाना चाहिए बराबर, दोनों तरफ से अगर हम देखें तो एक दूसरे को वो ढक ले, इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो ये ढक जाएगा पूरी तरह से, और इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो ये पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में दोनों क्या बराबर होंगे, और ये कब हो सकता है, जब उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, क्यों, तभी होगा ना। अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो कन्फर्म है इसका भी ये जो साइड है वो क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, और ये जो साइड है वो होना चाहिए कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इसका अपोजिट भी 6, ये भी 3, अपोजिट 6, ये भी 3। अब इस कंडीशन में ये दोनों हमारे पास जो होंगे ये क्या है, सर्वांगसम है, यानी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों आयत क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन क्या हो गया, आयत के केस में यानी रेक्टेंगुलर की कंडीशन में क्या हो गया, दोनों का लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम। अब आता है समरूपता के लिए, देखिए ये छोटा सा आयत है एल एम एन ओ, छोटा सा आयत है, ठीक है, एकदम छोटू सा बेचारा। अब इसमें क्या होगा, इसका भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। अगर ये हमारे पास सपोज 3 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये अलग अलग है आयत, तो इसे क्या कहेंगे हम, समरूप। ये भी आयताकार है और ये भी आयताकार है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, समरूप आयत है। ये इसका जो आकृति है वो क्या है, समरूप है, एक जैसा एक रूप का है, ये भी आयताकार और ये भी आयताकार है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि जो समरूपता है और सर्वांगक्षमता है उसमें क्या अंतर है। हम लोग 9th क्लास में सर्वांगक्षम पढ़े थे और अभी क्या पढ़ना है हमें, समरूप। अब आते हैं हमारे पास मेन जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है, ये तो क्या था, उसके लिए ट्रेलर था उस चैप्टर के लिए। अब आते हैं मेन, जो हमारा चैप्टर का नाम ही है ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, उसमें हमारा समरूपता और सर्वांगक्षमता का कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, कैसे दो ट्रायंगल समरूप होगा, कैसे वो सर्वांगक्षम होंगे, उनके बारे में हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को वर्ग, वृत्त और आयत के कंडीशन समझ आ गया होगा कि वो समान कब होंगे यानी सर्वांगक्षम कब होंगे और समरूप कब होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं त्रिभुज के लिए। देखिए हमने अभी तक क्या देखा था, समरूपता किसका किसका, वर्ग का, आयत का, वृत्त का, ठीक है ना। उसमें क्या कंडीशन था कि अगर वर्ग समरूप कब होगा, जब उनकी भुजाएं समान हो या दो वर्ग की जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या था वृत्त, जब उनकी त्रिज्याएं समान हो तो सर्वांगक्षम कहलाएंगे, बड़ी छोटी हो तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप। अब यदि हम आते आयत पे, तो आयत का क्या कंडीशन था, उनका लंबाई और चौड़ाई का आपस में अनुपात जो होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, तब वो क्या कहलाएंगे, समरूप। और अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो क्या कहलाएंगे, सर्वांगक्षम। अब आते हैं त्रिभुज पे, जो कि चैप्टर का नाम है। अगर हम दो त्रिभुज इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, एक और बराबर त्रिभुज लेते हैं, तो ये क्या है, दोनों त्रिभुज बराबर है और एक छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज बराबर दिख रहे हैं, लगभग बराबर है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वांगक्षम। दोनों बराबर है तो सर्वांगक्षम, और इनकी आकृति एक जैसी है लेकिन बराबर नहीं है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, समरूप। लेकिन अब यहाँ पे आता है कंडीशन, कुछ होता है कि आखिर क्या सभी त्रिभुज अगर छोटा है बड़ा है तो क्या समरूप हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज हमने लिया और एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, ये भी तो त्रिभुज ही है ना, तो क्या ये दोनों आपस में समरूप हो सकता है, ये भी त्रिभुज ये भी त्रिभुज, तो क्या समरूप है, इनकी आकृति एक जैसी नहीं है ना, इनका रूप क्या है, अलग अलग है तो त्रिभुज लेकिन रूप क्या है, अलग अलग है, तो इनको आपस में समरूप नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कंडीशन क्या है, कैसे वो समरूप कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी जो हमारा बहुभुज है, बहुभुज, अगर बहुभुज के अंदर ही हमारे पास क्या आता है, त्रिभुज भी आता है और चतुर्भुज यानी वर्ग और आयत भी आ जाता है, ठीक है ना, बहुभुज के अंदर सारे कुछ आ जाता है। तो कोई भी बहुभुज, दो बहुभुज यदि समरूप हैं तो उनके लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, पहला उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है,
और संगत भुजाएं, ठीक है, जो उनकी संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होगा। और दूसरा क्या है, उनका जो कोण है वो कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम एक कोण इसमें कंसीडर कर रहे हैं तो उसी पोजीशन पे दूसरा का वस्तु का कोण, तो जो संगत कोण होगा, ठीक है, संगत भुजाएं और संगत कोण, ये दोनों अगर संगत भुजाएं समान अनुपात में और संगत कोण बराबर, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, उनका समरूपता होगा, यानी वो आपस में समरूप कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं। देखिए एक त्रिभुज हमारे पास ये है, अगर इसका 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक त्रिभुज ये हमने बना लिया। दूसरा त्रिभुज 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ए बी सी पी क्यू आर, अगर हम इस तरह से मूव करते हैं, अब इसमें देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल का समरूपता में नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं ए बी सी, ठीक है, यानी फर्स्ट भुजा जो होगा, फर्स्ट साइड क्या है ए बी, सेकंड क्या है बी सी एंड थर्ड क्या है सी ए, यानी कि सी ए, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज में कौन सा भुजा किसके समानुपाती में है, समानुपात में क्या, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हम ये 4 लेते हैं, इसका ये 2 लेते हैं, तो देखें 4/2, ठीक है, ऐसा होगा, इसका अनुपात क्या आ जाएगा 2/1, यानी कि 2:1, ठीक है। नीचे वाला दोनों भुजा क्या है 5/2.5, ये भी क्या होगा 2:1। अगर हम थर्ड भुजा देते हैं क्या आएगा 6/3, यानी 6:3, देखिए सॉरी 2:1, 2:1, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में हमारे पास अनुपात क्या है, बराबर है ना, 2:1, 2:1, 2:1। तो अब ये कौन सा भुजा कौन सा देंगे, इसका हमने जो ए बी लिया तो इसका कौन सा लिया पी क्यू, सेकंड वाले का। अगर फर्स्ट वाले का हमने बी सी कंसिडर किया तो सेकंड वाले का हमने क्या लिया क्यू आर, थर्ड वाले का हमने सी ए कंसिडर किया तो उसमें हमने क्या लिया आर पी लिया, ठीक है। तो यदि हम इस त्रिभुज का नाम ए बी सी लिखते हैं तो ए बी और पी क्यू का अनुपात, बी सी और क्यू आर का अनुपात, ए सी और पी आर का अनुपात बराबर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका भी नाम लिखना पड़ेगा, यानी ए बी किससे समरूप है पी क्यू के, और आर, यानी इस त्रिभुज का नाम हमें क्या देना पड़ेगा पी क्यू आर। ऐसे अगर आपको कोई पूछे इस त्रिभुज का नाम क्या हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज क्यू आर पी, त्रिभुज आर पी क्यू, कुछ भी बोल सकते हैं, ये सारे नाम इसके सही हैं। लेकिन यदि हम समरूपता वाले कंडीशन में जाते हैं और इस त्रिभुज का नाम ए बी सी लिखते हैं और इसकी भुजाओं का माप दिया हुआ है और संगत भुजाओं का माप यहाँ भी है, तो जो भुजा जिसके संगत और जिसके अनुपात में बराबर होगा हमें उसी प्रकार से उस त्रिभुज का नाम लिखना पड़ेगा। तो यदि हम ये मानते हैं कि ये त्रिभुज का नाम ए बी सी है तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा पी क्यू आर। यदि हम इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं बी सी ए, अब यहाँ पहले भुजा कौन सा हो गया बी सी ना, तो बी सी किसके समानुपाती में जाएगा, किसके साथ अनुपात तो हो रहा है क्यू आर के साथ, तो यहाँ पहले क्या लिखना पड़ेगा क्यू आर और फिर उसके बाद पी। अगर हम बी सी ए, इस त्रिभुज का नाम बी सी ए लिखेंगे तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा क्यू आर पी, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप कहलाएंगे। और उसके बाद फिर कोण जो है कोण क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए इस त्रिभुज को अगर हम एबीसी लेते हैं, पहला कोण कौन सा ए, इस त्रिभुज को हमने क्या लिखा था पी क्यू आर, तो पहला जो हमारे पास होगा कोण वो कौन सा होगा पी, यानी ए कोण जो होगा हमेशा पी के बराबर ही होगा। अगला क्या है बी, तो यहाँ क्या होगा क्यू, नेक्स्ट क्या है सी, यहाँ क्या होगा आर, यानी बी जो होगा क्यू के बराबर, सी जो होगा वो आर के बराबर, तभी हम इन दोनों को समरूप कह सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो गया देखिए 3 कंडीशन अराइज होता है जब हम किसी भी बहुभुज को समरूप लिख रहे हैं। सबसे पहला तो बहुभुज दोनों एक कैटेगरी का होना चाहिए, यानी त्रिभुज है तो त्रिभुज, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज, पंचभुज है तो पंचभुज एंड सो ऑन। तो उसी प्रकार से हमारे पास जो कंडीशन आएगा कि यदि 2 आकृति समरूप है
दो बहुभुज समरूप है तो उसमें क्या होना चाहिए, पहला समान भुजा, यानी भुजाओं की संख्या जो होगा वो क्या होगा, एक समान होनी चाहिए, समान भुजाओं की संख्या, यानी पहले वाले में अगर 3 भुजा है तो दूसरे वाले में भी 3 होना चाहिए, पहले वाले में 4 भुजा है तो दूसरे वाले में भी 4 भुजा होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो है कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब बराबर भुजा के बाद नेक्स्ट कंडीशन जो होगा समरूपता के लिए, उसमें क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो संगत मीन्स क्या हुआ, यदि हम इसका ए बी ले रहे हैं तो इसमें जो भी नाम लिखेंगे वो उसके अनुपात में बराबर होगा। अगर हम ए बी लेंगे यहाँ क्या होगा, पी क्यू होगा, इसका आधा ही हो गया। अगर हम बी सी ले रहे हैं तो बी सी का जो आधा है वही हम भुजा लेंगे क्यू आर। अगर हम इसको ए बी लिखते हैं, ए बी के बाद पी क्यू और इसे बी सी, तो इसे हम आर पी नहीं लिख सकते हैं, इसे हम क्यू आर ही लिखना पड़ेगा। यानी अगर हम बी सी लिखेंगे तो हमें क्यू आर ही लेना पड़ेगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। और तीसरा क्या है, संगत कोण बराबर। ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके आधार पर हम किसी भी बहुभुज को समरूप कर सकते हैं। पहला क्या, उनकी भुजाएं समान होनी चाहिए। दूसरा क्या, उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो, भुजाएं का लंबाई बराबर हो या ना हो लेकिन अनुपात बराबर जरूर होगा। और उसके बाद क्या, संगत कोण बराबर। संगत कोण मीन्स क्या, अगर हम इसका ए कोण ले रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, पी। अगर हम ए बी सी इसे लिखते हैं तो और इसे पी क्यू आर लिखते हैं तो ए हमेशा पी के बराबर होना चाहिए, बी हमेशा क्यू के बराबर होना चाहिए, सी हमेशा आर के बराबर होना चाहिए। यानी संगत कोण जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। भुजाएं क्या, अनुपात में बराबर होंगी और कोण क्या होगा, माप में बराबर होंगे। ठीक है, तभी हम दो बहुभुज को समरूप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए वो जो समरूपता है उसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, कुछ प्रश्न भी देखेंगे जिससे कि हमें समरूपता ज्यादा क्लियर होगा त्रिभुज का। बाकी आकृति का समरूपता में तो दिक्कत नहीं है समझने में, हम सीधे पता कि एक जैसा है दिखने में तो उसे समरूप कर देंगे। लेकिन त्रिभुज वाले में डाउट होता है तो उसे नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर त्रिभुज के सभी भुजाओं का माप पहले से दिया हुआ, इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज दिया हुआ है उनकी भुजाओं का माप पहले से ऑलरेडी दिया हुआ, सारी भुजाओं का माप, और पूछ लेगा कि बताओ कौन सा त्रिभुज किससे समरूप है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ लेते हैं ए बी सी, इसे लिखते हैं 4, इसे लिखते हैं हम 6 और इसे लिखते हैं हम 2, सॉरी इसे हम लेते हैं 5। ठीक है, अब यदि हम दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इस प्रकार से देखिए इसका दोनों त्रिभुज 4 5 6 है, इसका भी ये भी त्रिभुज के साइज जो है 4 5 6 का है। ठीक है ना, दूसरा त्रिभुज अगर हम लेते हैं सपोज 2 3 2.5, इसे हम लेते हैं एल एम एन, ये 3 प्रकार का हमने त्रिभुज लिया। अब यदि हमें बताना है कि बताइए कैसे हम समरूपता का लिखेंगे, इन दोनों त्रिभुज का समरूप कौन है। आपको एक त्रिभुज का नाम पहले से दिया ए बी सी, तो बताइए इसके समरूप में इस त्रिभुज का नाम क्या होगा। अगर हम इस त्रिभुज को ए बी सी पहले लिख दिए तो बताइए इस त्रिभुज में समरूप क्या लिखेंगे। तो कंडीशन क्या था कि जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। इस त्रिभुज का नाम हमने ए बी सी लिखा है तो ए बी का मान कितना 4 है। अब बताइए इसमें 4 कहाँ है, क्यू आर है ना, यानी जो माप ए बी का है वो माप किसका है, क्यू आर का। जो माप बी सी का है वो माप किसका है, क्यू पी का। और जो माप सी ए का है वो माप किसका है, पी आर का। अब हमें क्या करना है, जो नाम यहाँ पे लिखे इसी ऑर्डर में इस त्रिभुज का नाम लिखना पड़ेगा। यानी फर्स्ट भुजा क्या आना चाहिए, ए बी, इसका तो ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। सेकेंड में हमारे पास क्या होना चाहिए, बी सी। ये अगर बी सी 6 है इसमें से 6 वाला जो भुजा है उसका नाम होना चाहिए। तो कैसे आएगा, अगर हम क्यू आर लिखेंगे, क्यू से आर जाएंगे तो सेकंड में हमें क्या जाना पड़ेगा, आर से पी। ठीक है ना, तो हमें आर पी तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्यू पी ना। तो कैसे आते हैं, इस तरह से मूव करेंगे। अगर हम इसमें ऐसे मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें मूव क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो नाम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज आर
क्यू पी। अब देखिए एक ऑर्डर, बी सी, पहला क्या है आर क्यू, बी सी का मान कितना है 4, आर क्यू का मान कितना है 4, यानी पहला भुजा पहले भुजा के इसमें बराबर है, तो अनुपात भी बराबर होगा क्या। दूसरा भुजा क्या है बी सी, यहाँ दूसरा भुजा क्या होगा क्यू पी। देखिए बी सी मान कितना है 6, क्यू पी मान कितना है 6, यानी बी सी जो है क्यू पी के बराबर या फिर समान अनुपात। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब सी से फिर ए पे जाएंगे तो क्या हो गया सी ए हुआ, तो यहाँ क्या होगा पी से आर पे जाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा पी आर। तो देखिए पी आर यानी आर क्यू पी जब मूव करेंगे आर से पी की ओर, तो पहला क्या आर क्यू क्यू पी पी आर, ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगा समरूप होगा। अब यहाँ पे अगर हम कुछ और नाम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा। नाम सही है लेकिन समरूपता के आधार पर इस त्रिभुज का नाम क्या होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह संगत भुजा क्या हो जा रहा है ए बी के संगत कौन सा हो गया पी क्यू, और नेक्स्ट बी सी के संगत कौन सा हो गया क्यू आर। तो अगर हम ए बी और पी क्यू को अनुपातिक करेंगे तो यहाँ क्या होगा अलग आ जाएगा ना, दोनों का अनुपात सेम नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो हमें नाम उसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। अब आते देखिए छोटू सा त्रिभुज के साथ, इनके साथ ये तो हमारा बराबर साइज का था यानी सर्वांशम में था और समरूप था। अच्छा तो इसके आधार पर एक चीज और कर सकते हैं हम कि हर वो आकृति जो सर्वांशम है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है वो क्या है समरूप भी है यानी सिमिलर भी है, ठीक है, लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांशम नहीं होगा। ये पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए ये, ठीक है, नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे सभी सर्वांशम आकृति या त्रिभुज समरूप है, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांशम नहीं होंगी, ठीक है। तो जो भी सर्वांशम त्रिभुज है वो समरूप भी होगा, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांशम नहीं होंगे, क्योंकि समरूपता में भुजा अलग अलग जो होता है उनका सिर्फ अनुपात मायने रखता है। जैसे कि हम यहाँ इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे, ये बड़ा त्रिभुज है ये छोटा त्रिभुज है, बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इन दोनों को लिखना चाहेंगे समरूपता के आधार पर नाम, अगर हम फर्स्ट वाले त्रिभुज का नाम ए बी सी हमने लिख दिया तो सेकंड वाले त्रिभुज का नाम क्या लिखना पड़ेगा। देखिए ए बी किसके संगत है एन एम या एम एन दोनों हो सकता है, ये 4 ये 2। अगला अगर हम बी सी पे जाएं तो ये किसके इक्वल हो गया एम एल समानुपात, और नेक्स्ट जो है 5, तो 4 का आधा ये है, 6 का आधा ये, और एसी का आधा ये, दोनों हाफ हाफ है ना, हर भुजा हाफ हो गया, तो उसका संगत भुजा क्या कहलाएगा ए बी के संगत में कौन सा आएगा एन एम, और बीसी के संगत कौन सा आएगा एम एल, और सी ए के संगत कौन सा आएगा एल एन। यानी अगर हम यहाँ एबीसी लिखें तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा एन एम एल, ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए ए बी का मान कितना है 4, एन एम का मान कितना है 2, तो अनुपात क्या होगा 4/2। नेक्स्ट देखिए बी सी क्या हो जाएगा एम एल 6/3, तो 4/2 भी दो अनुपात 1 आएगा, 6/3 भी क्या आएगा 2 अनुपात 1 आएगा। और नेक्स्ट क्या है देखिए सी ए, यहाँ नेक्स्ट क्या है एल एन, वो क्या है सी ए 5 है तो एल एन कितना है 2.5, यानी उसका हाफ हो गया, तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया बराबर है। इससे एबीसी को हम त्रिभुज एन एम एल ही लिख सकते हैं। अगर इसे हम कुछ अलग नाम लिखेंगे एल एम एन या एल एन एम तो वो हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा, वो समरूप नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऑर्डर वाइज लिखना, त्रिभुज का नाम जो होगा वो ऑर्डर वाइज लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समरूपता के केस में। अगर हम इसके लिए कुछ और नाम लिखेंगे तो हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही से आएगा कि उनका माप दिया होगा, आपको एक त्रिभुज दिया होगा, दूसरे त्रिभुज का नाम बताना होगा, बताइए कौन सा त्रिभुज समरूप है, तो हम उसके आधार पर लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको त्रिभुज पहले से दोनों दे देगा और यहाँ से कोई भुजा गायब कर देगा, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। ये उम्मीद है समझा आ गया होगा, और इसे आप नोट कर लीजिए, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप है लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, यानी जो जो कंडीशन सर्वांगसमता के लिए है वो सारे कंडीशन यहाँ पर भी लागू होंगे और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी सर्वांगसम जो है वो क्या है समरूप ही है, ठीक है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं इसका, देखिए अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं ए बी
पी, और दूसरा छोटा त्रिभुज होते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब इसके अलग अलग हम वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, इसके तीनों भुजाओं का माप क्या है, एक है 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक ना, अब यहाँ पे भुजाएं हैं अब बताइए, इसमें अगर हम लिखते हैं ए बी सी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकंड वाले त्रिभुज का नाम क्या होना चाहिए, ए बी सी, ए से सी की तरफ। तो ए बी का मान कितना है 10, नेक्स्ट क्या है 6, तो उसके बाद यहाँ क्या होना चाहिए, देखिए 10/6 यानी अनुपात कितना हो गया 5/3 का। तो इसमें से क्या होना चाहिए 5/3 वाला अनुपात इसमें आएगा, पी आर और इसमें आएगा। नेक्स्ट क्या 8 है, यानी हर भुजा इसमें क्या हो रहा है, हाफ ऑफ हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे त्रिभुज, पहले क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम ए बी लिखते हैं तो पी आर लिखना पड़ेगा, पी आर क्यू। देखिए ए बी किससे संगत है, पी आर, बी सी किससे संगत है, आर क्यू, एंड सी ए किससे संगत है, क्यू पी। ये हमारा त्रिभुज का नाम हो गया। तो फर्स्ट तो इस भुजा के आधार पर हमने त्रिभुज का नाम लिख दिया। अब इसका थोड़ा सा उल्टा चलता है, यदि हमारे पास त्रिभुज का माप सपोज नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस प्रकार से बोला जाए, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के, ठीक है, अब बताइए कि पी आर का मान क्या होना चाहिए। पी आर का मान यदि एक्स है तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, यानी इसमें से भुजाएं हमें निकालनी, बताइए एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि ये त्रिभुज हमारा समरूप है तो क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसका अगर हम भुजा ए बी लेते हैं तो इसका भुजा क्या होना चाहिए, पी आर, ए बी किसके संगत में है, पी आर के संगत में। नेक्स्ट अगर हम इसका बी सी कंसिडर करते हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा, आर क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसका हम सी ए कंसिडर करते हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा, क्यू पी। ठीक है ना, यानी ये रेशियो समरूपता के आधार पर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ट्रायंगल समरूप है, नाम पहले से दिया हुआ है, तो पहले से नाम दिया हुआ है तो उसके अनुसार हमें भुजा लिखना पड़ेगा, यानी ये कंडीशन होना चाहिए। अब इसमें जिनका मान नहीं दिया हुआ वो आसानी से निकल जाएगा, क्यों, देखिए ए बी का मान कितना है 10, पी आर का मान कितना हो जाएगा एक्स, नेक्स्ट बी सी का मान कितना है 6, आर क्यू का मान कितना है 3, सी ए का मान कितना आ जाएगा 8, क्यू पी का मान कितना आएगा 4। ये हमारे पास आया समीकरण। अब हमें एक्स का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला दोनों से कंपेयर कर लेंगे, या थर्ड वाले से भी कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट वाले को। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10/x = 6/3, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या कैंसिल आउट करो, एक ही बात है। 6x = 10 × 3, x = 10 × 3 / 6, यानी x = ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 5, यानी x = क्या आ गया 5 आ गया ना 5, पहले हमने 5 लिया था ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो आपको इस प्रकार से भी प्रश्न दिए जा सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज है, उसमें से अननोन जो भुजा है जिनकी जानकारी नहीं है उनका माप क्या होगा। तो हम इस प्रकार से जो भुजा, जो हमारे पास त्रिभुज का नाम दिया हो उसके आधार पर हम भुजा का अनुपात लिखकर उसके वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो अननोन भुजा है जिसकी जानकारी नहीं है माप की जानकारी, उसका माप हम निकाल सकते हैं समरूपता के कंडीशन में। क्लियर है बच्चों, इस प्रकार से हम समरूप के क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर, अब इसमें देखिए दोनों भुजाएं का हो गया। अब जो कोण का वैल्यू अगर आ जाएगा, इसे कोण के माप में पूछ सकते हैं, क्योंकि कोण वाला कंडीशन भी था। तो जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ए कोण हमारे पास दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ सपोज हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 50 डिग्री। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी होना चाहिए। अब देखिए ए बी जो था वो किसके बराबर, पी आर के बराबर। तो ए के पोजीशन में क्या है पी ना, तो जो मान ए का होगा वो मान किसका होना चाहिए, पी का मान होना चाहिए। तो पी हमारे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या देखिए, ए के बाद बी है, यहाँ पी के बाद क्या है आर है ना, तो जब बी कोण हमारा कितना 70 डिग्री, तो आर कोण क्या होगा 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्या है सी 50, इसमें लास्ट क्या है क्यू, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। इस प्रकार से हम कोण का माप भी लिख सकते हैं। और अगर अननोन दिया हो, किसी कोण का माप नहीं दिया हुआ, जैसे उदाहरण के लिए इसी त्रिभुज में अगर हम देखते हैं, सपोज हमारे पास ये वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, क्यू का मान नहीं दिया हुआ है, अब पूछ देगा कि बताइए क्या होगा मान इसमें, सपोज ये वाला भाई मान नहीं दिया हुआ है,
अगर दो कोण दिया हो तीसरा तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ये मान नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ए दिया हुआ है या पी दिया हुआ है। और ये गिवन आपको कंडीशन है या साइड के अनुसार जो इसका भुजा का माप है, इसके अनुसार भी हम लिख सकते हैं कि एबीसी जो है वो पी आर क्यू के समरूप है, यानी कि संगत कोण हमेशा बराबर होगा, यानी कि कोण ए जो होगा वो कोण पी के बराबर, कोण बी जो होगा कोण आर के बराबर, एंड कोण सी जो होगा कोण क्यू के बराबर। ये शॉर्ट में हमने लिखा, ए का पूरा नाम क्या हो सकता है, बी ए सी, जो कि लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था, और सी ए बी दोनों हो सकता है ना, बी ए सी एंड सी ए बी, ठीक है ना। लेकिन समरूपता के केस में हम किसी एक ही ऑर्डर वाइज मूव करेंगे तो उसका नाम भी एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बराबर पी, बी बराबर आर, सी बराबर क्यू। अब यहाँ देखिए ए का मान कितना 60 है, यानी पी का मान 60 दिया हुआ है, बी का मान कितना होना चाहिए, बी का वैल्यू गिवन है 70, तो बी किसके इक्वल होना चाहिए, आर ना, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 70, यानी जो हमारे पास वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लास्ट क्या सी, सी का मान क्या हो जाएगा क्यू के बराबर, यहाँ पे सी का मान 50 तो क्यू का मान 50 हो गया। तो जो अननोन एंगल है, जिस एंगल का माप नहीं पता है और एक त्रिभुज में एंगल का मान दिया हुआ है, तो समरूपता कहता क्या है कि संगत कोण का मान बराबर होना चाहिए, तो हम अननोन कोण का माप भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं नहीं दी हुई हो और अगर उनका कोई कोण भी मिसिंग हो, अननोन हो, तो उसका माप भी हम ज्ञात कर सकते हैं यदि ये दो त्रिभुज समरूप है, क्योंकि कंडीशन कहता है संगत भुजा और संगत कोण, ठीक है। संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण का माप यानी उसका वैल्यू बराबर होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो दो त्रिभुज समरूप है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, समरूपता के आधार पर उनका नाम कैसे लिखेंगे, या फिर उनमें कोई अगर मिसिंग टर्म है, यानी कोई भुजा अननोन है, दिया हुआ नहीं है, या कोई कोण दिया हुआ नहीं है, तो उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हमने देखा, ठीक है ना। और उससे संबंधित कुछ प्रश्न बुक में भी है, वो आप कर सकते हैं, जो मैंने उदाहरण दिया उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसमें से जो फर्स्ट थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं और हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए, ये सिद्ध करें, वो हमारा थ्योरम का नाम क्या है, प्रमेय का नाम क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको शॉर्ट में थेल्स प्रमेय कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इंग्लिश में, यानी कि इसे हम कहते हैं बीपीटी थ्योरम, ठीक है ना। ये हमारा आ गया बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी शॉर्ट फॉर्म, बीपीटी थ्योरम। तो आपको कभी क्वेश्चन में क्या होगा, ये भी लिख सकता है कि बीपीटी थ्योरम सिद्ध करें, डायरेक्ट नंबर छोटा होगा, बीपीटी थ्योरम को सिद्ध करें, या फिर थेल्स प्रमेय सिद्ध करें, थेल्स प्रमेय क्या है उसे सिद्ध करें, या फिर पूछेगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या समझते हैं उसे सिद्ध करें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए ये बहुत आसान है, लेकिन बुक में जो दिया हुआ है या फिर जो बच्चे समझते हैं वो सही ढंग से एक पैटर्न वे में नहीं समझ पाते, जिसके कारण लगता है कि बहुत टफ है। तो ये बहुत आसान है, आप ध्यान से एक एक पॉइंट देखते जाइएगा, मैं कैसे कैसे सिद्ध करता हूँ, तो बहुत इजी लगेगा, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिर ये प्रमेय होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है प्रमेय का। देखिए पहले मैं फिगर से बनाता हूँ, फिर स्टेटमेंट भी लिखाऊंगा। अब यदि कोई त्रिभुज, जैसे मान लीजिए आपने त्रिभुज लिया, ठीक है, इसमें किसी भी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचिए जो त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर ए बी सी त्रिभुज है, अगर हम बीसी के समानांतर एक रेखा कहीं भी त्रिभुज में खींचते हैं, मान लिया हमने यहाँ खींच दिया, यहाँ खींच दिया, ये सारे, ठीक है ना। तो ये जो रेखा समानांतर है, ये रेखा जो दूसरे दो भुजा को दो जगह काट रहा है, कहाँ कहाँ पे, सपोज यहाँ पे अगर P है और इसे Q लेते हैं, सपोज यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, सपोज यहाँ पे O है, यहाँ पे M है, ठीक है। उसमें हो सकता है नाम, ये हमने तीन भुजा लिया, तीन रेखाएं ली जो कि BC के समानांतर हैं। तो कोई भी रेखा जो किसी एक भुजा के समानांतर हो, वो दूसरी दो भुजाओं को जिस बिंदु पे काटती है उसे बराबर अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि मान लीजिए पहले भी इस रेखा के लिए ये कहाँ कहाँ काट रहा है, O और M पे, तो चूंकि दिया हुआ OM जो है, सॉरी OM जो है वो किसके समानांतर है, हमारा जो OM है वो समानांतर किसके है, BC के, ठीक ना। तो AB और AC को कहाँ काट रहा है, O और M पे ना, यानी कि AO बटा OB बराबर AM बटा MC, ऐसा होगा, ठीक है।
इसी को स्टेटमेंट जो लिखेंगे वही हमारा है बीपीटी थ्योरम। यानी कि कोई भी भुजा, कोई भी रेखा किसी एक भुजा को समानांतर काट रहा हो तो दूसरे जो दो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करती हैं। अब सेकेंड वाला के लिए देखते हैं, इसके लिए क्या होगा, ये रेखा भी क्या है, बीसी के समानांतर है, आर एस जो है वो भी बीसी के समानांतर है। ये कहाँ काट रहा है, आर और एस पे ना, तो ए बी में आर पॉइंट यानी ए आर डिवाइडेड बाय आर बी इक्वल टू ए एस डिवाइडेड बाय एस सी, ये दोनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। थर्ड वाला रेखा देखिए कहाँ काट रहा है, पी और क्यू पे, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि पी क्यू जो है वो समानांतर क्या है बीसी के, इसलिए क्या हो जाएगा, ए से पी और पी से पी, इसके इक्वल हो जाएगा पी क्यू बाय क्यू सी, यानी ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये बराबर हो गए। इसी को हम कहते हैं बीपीटी थ्योरम। यानी इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, किसी एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा दूसरी दो भुजाओं को जिस बिंदु पर विभाजित करती है उसे बराबर अनुपात में वो बांटती है, ठीक है ना। अब यदि हम इसे थोड़ा सा अलग देखें, ये तो हमारा इसमें सेम अगर हम यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज, पहले से समझिए फिर इससे सिद्ध करना सीखेंगे। पहले इसका मीनिंग समझिए, उसके बाद हम इसे सिद्ध करना सीखेंगे। बहुत आसान सिद्ध करना, एक बार हमें इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से डायग्राम बना के वो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हमारे पास होता ये ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, हमने अभी लिया था बीसी के समांतर, सपोज हम बीसी के समांतर नहीं लेते हैं, क्या स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी भी भुजा के एक रेखा है जो त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर होगा, तो कोई जरूरी नहीं कि नीचे वाला लेंगे, हम कोई भी ले सकते हैं। सपोज हमने ये ले लिया, ये किसके समानांतर है, एसी के समानांतर है। अब इसका नाम हम पी और यह नाम क्यू हमने ले लिया, पी क्यू पे, पी कहाँ है, ए बी पे, और क्यू कहाँ है, बी सी पे, ठीक है ना। अब यहां से देखिए क्या होगा, ये हमारा बी से ए और बी से सी को दो जगह पे ये बांटता है पी और क्यू पे, और ये समानांतर किसके हैं, एसी के, तो क्या हो जाएगा, चूंकि पी क्यू जो है वो समानांतर है किसके, एसी के, तो हमारे पास जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बी से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो एक तरफ क्या होगा, बी पी अपॉन पी ए बराबर क्या होगा, पी बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमारा हो जाएगा बीपीटी थ्योरम, ठीक है। यदि हम कोई तीसरी भुजा लेते हैं, त्रिभुज सॉरी, और हम इधर से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ए बी सी है और ये पी क्यू पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। ये जो पी क्यू रेखा है वो किसके समानांतर है, ए बी के, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पी क्यू रेखा ए बी के समानांतर है। अच्छा, एक नाम भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहाँ पी से क्यू जा रहे हैं यहाँ बी से ए की तरफ लिखेंगे, ठीक ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी ए, पी क्यू जो है इससे समानांतर है बी ए के समानांतर। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास अनुपात होना चाहिए किसका, तो सी ए और सी बी को दो पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, सी से पी और पी से बी, इसके बराबर होगा सी से क्यू एंड क्यू से ई, ये हमारा बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से सॉरी, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे ही जो हमारा आधार नीचे वाला भुजा है उसके समानांतर ही लिया जाए, वो किसी भी भुजा के समानांतर होगा उसमें हमारा बीपीटी थ्योरम लागू होगा, ठीक है ना। तो अब इसके आते हैं स्टेटमेंट, क्या आखिर ये कहता क्या है, समझ आ गया आपको। यदि कोई भी रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची जाए और वह अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु पर वे दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यही हमारा क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम। तो इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, अब स्टेटमेंट सिर्फ इसे देखकर ही हमें अपने भाषा में लिख देना है, कोई जरूरी नहीं कि हम किताब में जो लिखा हो सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड हम लिखे, हम आराम से सिर्फ इसे देखकर हम लिख सकते हैं। सिंपल क्या है, क्या कहता है कि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु से दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांट दिया, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, यही हमारा बीपीटी थ्योरम है। क्लियर हो गया क्या होता है बीपीटी थ्योरम, तो अभी हम उसका स्टेटमेंट भी लिखते हैं और साथ साथ में उससे सिद्ध भी करेंगे कि आखिर इससे सिद्ध हम कैसे करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम इन तीनों में से कोई एक डायग्राम ले लेंगे, कोई एक डायग्राम जरूरी है, हम किसी से भी सिद्ध कर सकते हैं लेकिन तीनों में से कोई एक डायग्राम ही कंसिडर करेंगे, क्यों, बाकी हम देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इसी त्रिभुज सॉरी
त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वे दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, देखिए क्या है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वे दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा। अब इसी चीज को हमें सिद्ध करना है, तो आखिर सिद्ध कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा देखिए डायग्राम, डायग्राम कैसे बनाएंगे उससे पहले ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अगर डायग्राम बनाना सीख गया तो आगे का काम भी आसान होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बी सी हमने एक डायग्राम ट्राइंगल बनाया, ठीक है, हम एक भुजा लेते हैं जो इसे दो जगह काटता हूं, सपोज डी और ई पे, ए बी को कहां काट रहा, डी पे, और ए सी को कहां काट रहा, ई पर, और ये डी जो है वो बी सी के समानांतर है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डीई समानांतर बीसी, ठीक है, डीई जो है वो बीसी के समानांतर है, और ए बी और ए को दो जगह काट रहा हूं, तो हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, पहले सिद्ध करना है, क्या करना है, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ये हमें सिद्ध करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। और इस डायग्राम में देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी और ई से दोनों भुजाओं पर एक लंब खींचेंगे, डी से ए ई पर और ई से ए डी पर। लंब का मतलब क्या हुआ, वो रेखा जो इस पे 90 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, तो सपोज यहां से हम एक रेखा खींचते हैं जो हमारा मान लीजिए पी होगा, ये 90 डिग्री, और फिर इस पे भी 90 डिग्री, मान लीजिए क्यू है, ये हमने दोनों लिया 90 डिग्री का, यानी ई पी और डी क्यू, ये दोनों हमने क्या दिया 90। अच्छा, नाम इसमें कुछ होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, पी क्यू की जगह आप एम एन भी ले सकते हैं, फिर एस टी भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, एक्स वाई भी ले सकते हैं, नाम कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ई से एक लंब खींचा ए डी पर और डी से एक लंब खींचा क्यू ए ई पे, ठीक है ना, तो ये जो हमारा लंब हो गया क्या, पी ई हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू डी हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, नीचे जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है उसमें क्या करते हैं, दोनों में डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, यानी उसका जो विकर्ण है उसे खींच दीजिए। तो बी से हम क्या करेंगे, ई को मिलाएंगे, और डी से हम क्या करेंगे, सी को मिला दिए, ये हमारा विकर्ण हो गया, जो नीचे वाले चतुर्भुज को दो हिस्से में बांट दिया। ठीक है ना, बस ये डायग्राम आपका हो गया। अब इस डायग्राम के बाद हम यूज क्या करते हैं, यार त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसमें फॉर्मूला क्या लेना है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ये अपने आप स्मूथली प्रूफ हो जाएगा, ये आ जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाले में देखते हैं, नीचे वाले को भूल जाइए, ऊपर वाले में। ठीक है, क्या त्रिभुज है, ए डी ई, जब आधार किसे हम लेंगे, ए डी को। अब देखिए त्रिभुज अगर हमारा कोई भी हो, उसमें आधार हम किसी भुजा को मान सकते हैं, लेकिन जब आधार लेंगे तो उसी आधार पे लंब जो खींचा गया रेखा हो उसके अधिकतम ऊंचाई तक को, उसी को हम उस त्रिभुज का क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो एडीई को हमने त्रिभुज लिया जिसमें आधार किसको मान लिया हमने, एडी को, तो इसके लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा, पीई, लंब बराबर क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। ठीक है ना, एडी भुजा अगर हमारा आधार है तो लंब क्या कराएगा, पीई, तो इस आधार पे जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज एडीई का वो क्या होना चाहिए, 1/2 आधार यानी एडी और लंब यानी पीई, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। बहुत आसान है, कुछ लिखा ही एकदम देख के आराम से लिखा गया।
ज्यादा सोचना नहीं है क्या, बहुत आसान है यहाँ तक में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम इसी त्रिभुज को लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने दो लंब लिया है तो दोनों लंब के आधार पर उसका क्षेत्रफल होना चाहिए ना, इसलिए हम क्या करते हैं, पुनः हम कंसीडर करते हैं त्रिभुज एडीई, फिर से हम लेते हैं। और अब क्या लेंगे, जब आधार हमारा एई हो, जब एई आधार हो यानी कि बेस हो, ठीक है ना, जब हमारा बेस ये होगा तो हाइट क्या होना चाहिए, जो उसको परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो एई पर परपेंडिकुलर क्या है, डी क्यू है ना, यानी लंब जो है वो क्या है, डी क्यू लाइन है। तो अब जो हम क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का वो क्या होगा, 1/2, आधार हमारा क्या हो गया ए ई, एंड लंब क्या हो गया, वो हमारा हो जाएगा डी क्यू। यहाँ हमारा क्या था, पीई था, यहाँ क्या आएगा डी क्यू या क्यू डी, ठीक है ना, क्यू डी भी कंसीडर कर सकते हैं या डी क्यू। यहाँ हमने पी लिया, यहाँ डी क्यू डी हमने ले लिया, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा पास क्या हो गया, सेकंड वाला, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे वाले में जो हमारा चतुर्भुज बना था जिसमें हमने विकर्ण लिया, उसका त्रिभुज कंसीडर करते हैं। हमें इसमें क्या करना है, 4 त्रिभुज लेना है। ध्यान में ये रखना है, हमें भुजा क्या क्या चाहिए, ए डी, डी बी, ए ई और ई सी। अभी तक देखिए फॉर्मूला हमारा कौन सा भुजा आ चुका है, ए डी आ चुका है, ए ई आ चुका है। अब आगे क्या चाहिए, डी बी और ई सी आना चाहिए। तो डी बी कहाँ है, यहाँ है ना, और ई सी का यहाँ है। तो अगले बार जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हम ऐसा त्रिभुज कंसीडर करेंगे जिसमें आधार हमारा डी बी हो, अगला आधार हमारा ई सी हो। तो ये यहाँ पे आधार जब हमने एडी लिया तो एडी आया, अगला आधार जब हमने ए लिया तो हमारे पास ए फॉर्मूले में आ गया। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, ऐसा त्रिभुज का नाम लिखेंगे जिसके आधार हमारा क्या होना चाहिए, डीबी, और एक त्रिभुज लेंगे जिसका आधार क्या होना चाहिए, ईसी। बस हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या लेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे, देखिए डीबी होना चाहिए ना, तो डी बी ई। अब इसमें क्या होगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा क्या होना चाहिए, डीबी, ठीक है। अब यदि आधार हमारा डीबी है तो इसके लिए हाइट क्या, अंदर में तो कोई हाइट नहीं है, लेकिन ये जो हमारा पीई है वही तो इसका भी हाइट होगा, क्यों होगा ना। इसमें थोड़ा सा हम अलग डायग्राम बना के देखते हैं एक बार, ठीक है ना। देखिए यदि हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज हो, अब इसका अगर हमें हाइट यानी इस त्रिभुज के लिए परपेंडिकुलर निकालना, हाइट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, इसके आधार को आगे बढ़ा के और यहाँ पे हमारा हाइट आएगा। यानी जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसका शीर्ष लंब जो होगा वो त्रिभुज के क्या बाहर होता है। उसी तरह देखिए हमारा जो डीबीई त्रिभुज है वो क्या अधिक कोण है, तो इसका जो हमारा लंब होगा, शीर्ष लंब होगा, वो क्या होगा, बाहर की रेखा वो बाहर होगा। तो इसी जो हमारा बीडी लाइन है इसको हम आगे बढ़ाएं तो पीई हमारा क्या हो जाएगा, उसका लंब हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई हो जाएगा। तो जो एडीई का ऊंचाई भी हमारा पीई था वो न्यून कोण त्रिभुज है, इसलिए उसमें ऊंचाई अंदर रहा, और ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है इसलिए इसमें ऊंचाई वाला जो शीर्ष लंब है वो क्या त्रिभुज के बाहर होगा, यानी इसका ऊंचाई क्या होगा, पीई होगा। आधार हमारा बीडी हो गया लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है बहुत आसान है। अब इसका जब क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी ई, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या है डी बी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो सेम ऊंचाई पहले था पीई, पीई, ये हमारा तीसरा हो गया समीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या आना चाहिए, इसी वाला आधार का त्रिभुज, तीन आ गया ना, एडी आधार वाला त्रिभुज आ गया, एई आधार वाला त्रिभुज आ गया, डीबी आधार वाला त्रिभुज हमने ले लिया। अब क्या बचा, ईसी, तो ईसी आधार क्या है, याद है ईसी, तो इस आधार वाले त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ईसीडी या सीईडी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ई सी डी, जब आधार क्या होगा हमारा ईसी हो, जब आधार हमारा क्या रहेगा ईसी, जब आधार हमारा ईसी होगा तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए तो इस पे ऊंचाई हमारा क्या होगा, क्यूडी, वहां हमने लिया था पी, तो इसी भुजा को तो आगे बढ़ाए, तो ये भी तो हमारा है क्या, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका शीर्ष लंब क्या होगा, बाहर का जो परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो शीर्ष लंब हो गया बाहर आ गया क्यूडी, यानी इसका जो हमारा हाइट होगा, जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, क्यूडी होगा। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ई सी डी बराबर क्या होगा, 1/2, आधार हमारा ईसी हो गया और ऊंचाई हमारा क्या हो गया, क्यूडी, ये हमारा चौथा समीकरण आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमने चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया। अब इसके बाद बहुत आसान है, 2 स्टेप पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई दिक्कत होगा तो आप दोबारा कमेंट कीजिए, आपको दोबारा से जो है हम समझाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ तो रिपीट कर देते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, एक त्रिभुज एबीसी बनाया, उसमें हमने एक डीई लाइन लिया जो कि बीसी के समानांतर था, ऊपर त्रिभुज और नीचे क्या समांतर, नीचे चतुर्भुज में वो बट गया। त्रिभुज में हमने दोनों आधार को मानते हुए शीर्षलंब खींचा, तो एडी का शीर्षलंब पीई, एई का शीर्षलंब क्यूडी, और नीचे वाला जो चतुर्भुज था उसके विकर्ण हमने खींच लिए। इस प्रकार से हमारे पास क्या चार त्रिभुज प्राप्त होगा। वो त्रिभुज इस प्रकार से लिखना है जो हमें सिद्ध करना हो, जो यहाँ अनुपात दिया हुआ हमें आधार वही लेकर त्रिभुज को लिखना है। पहला क्या था, एडी, हमें सिद्ध क्या करना है, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। तो एडी आधार वाला त्रिभुज, तो एडी आधार वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, एडीई। हमने क्या लिया, त्रिभुज एडीई, जब आधार क्या हो एडी, और एडी अगर आधार होगा तो ऊंचाई क्या होगा, पीई। हमने लिखा लंब बराबर क्या है, पी, शीर्षलंब। तो क्षेत्रफल जो एडीई का होगा 1/2 गुने आधार एडी गुने ऊंचाई पी, ये हमारा हो गया पहला। सेम अगर हमें एई आधार वाला त्रिभुज लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एईडी। हमने लिया त्रिभुज एडीई या एईडी, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एईडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एडीई भी लिख सकते हैं, त्रिभुज तो हमारा एक ही है, हम दोनों चीज लिख सकते हैं। अब देखिए एडी बराबर क्या होगा, 1/2 गुने एडी गुने पीई। नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, डीबी, इसका क्षेत्रफल हमने लिख लिया एडीई का, ठीक है, एडी का क्षेत्रफल। दोबारा अब आएंगे हम नीचे वाला डीबीई का, जब हमारा आधार क्या होना चाहिए, डीबी, तो डीबीई में आधार डीबी, ऊंचाई क्या होगा, पीई होगा, तो हमने क्षेत्रफल लिखा 1/2 गुने डीबी गुने पीई। नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, इसी आधार वाला त्रिभुज, तो क्या होगा, सीईडी या ईसीडी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ईसीडी बराबर, जब आधार हमारा इसी हो तो क्षेत्रफल ईसीडी का 1/2 गुने इसी गुने क्यूडी, ये हो जाएगा हमारा चौथा। चार समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन समीकरणों के डिवीजन से ही हमारा ये जो अनुपात है वो इजीली आ जाएगा। हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, हमें जो सिद्ध करना है उसी के अनुसार हमें यहाँ पे समीकरण मिलेंगे। हमें सिद्ध क्या करना था, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यही हमें सिद्ध करना है। इसी के आधार पर हम त्रिभुज ए डी किसमें, देखिए इसमें है ना, हम क्या लगे, और नीचे क्या डीबी, डीबी किसमें आता है, इसमें, यानी 1 और 3। हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब समीकरण 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा त्रिभुज एडीई डिवाइडेड बाय त्रिभुज डीबीई, और यहाँ क्या आएगा 1/2 एडी गुने पीई, और नीचे क्या होगा 1/2 गुने डीबी और पीई, ऐसा आएगा। देखिए हाफ कैंसिल आउट, पीई कैंसिल आउट, और बस फाइनली क्या रह गया, त्रिभुज एडीई डिवाइडेड बाय त्रिभुज डीबीई, इनका क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये हमारे पास किससे इक्वल आ गया, एडी डिवाइडेड बाय डीबी, ये एक हमारे पास समीकरण आ गया, पांचवा समीकरण, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2 को 4 से भाग करेंगे। अब देखिए 2 को जब 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड में एडीई और ईसीडी आएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई और क्षेत्रफल त्रिभुज ईसीडी, और राइट साइड में क्या आएगा, देखिए एई क्यूडी और ईसी क्यूडी, यहाँ पे कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, एई डिवाइडेड बाय ईसी, ये हमारा छठा समीकरण आ गया। बस हो गया सिद्ध। यहाँ से देखिए अब 5 और 6 समीकरण में लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर यानी कि अंश क्या है, एडी, यहाँ भी अंश एडी, सॉरी एडीई, ठीक है। नीचे क्या है, डीबीई और ईसीडी, तो ऊपर वाला त्रिभुज तो सेम है, जब सेम त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, सेम होगा ना। तो नाम भले घुमा के लिखे या सेम लिखे, अगर त्रिभुज एक ही है तो उसका क्षेत्रफल भी एक होगा, यानी ऊपर वाले त्रिभुज और क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। अब आते हैं नीचे वाले डीबीई और ईसीडी में, इसमें देखिए क्या होगा, डीबीई और ईसीडी में देखिए त्रिभुज डीबीई और ईसीडी दोनों का आधार अगर डीई कंसीडर करें तो ये दोनों क्या एक ही आधार पर समानांतर भुजाओं के बीच का त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, चूंकि त्रिभुज डीबीई और त्रिभुज ईसीडी
का आधार DE एक है, ठीक है। उन दोनों का आधार क्या है, DE को आधार लिए, और दोनों सेम एक ही समानांतर भुजा के युग्म के बीच में है, और समांतर रेखा DE और BC के बीच है। अतः क्षेत्रफल DBE बराबर होगा क्षेत्रफल ECD, यानी कि जो हमारा DEB है और DEC है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर बना हुआ है और दो समांतर रेखाओं के बीच में है। दोनों का आधार DE है और दोनों सेम समांतर रेखा के बीच में बना हुआ है, इसलिए उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रमेय हमने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब यदि ये दोनों बराबर है तो यहाँ से देखिए 5 और 6 समीकरण से लेफ्ट साइड का जो हमारा न्यूमरेटर यानी अंश है वो तो सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, यानी लेफ्ट साइड वाला पूरा का पूरा हिस्सा क्या हुआ, बराबर है। और अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी तो बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण 5 और 6 से क्या लिख सकते हैं, जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमारा सिद्ध हो गया बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बहुत आसान है क्या, कुछ हमें करना ही ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस चित्र बनाओ और लिखते चल जाओ, अपने आप स्मूथली आ जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से आप देखिए और खुद से प्रयास कीजिए इसे करने का, ठीक है। इसके बाद इसका क्या होगा, अपोजिट भी करना है, इसका विपरीत भी, यानी ये दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि समानांतर होगा, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जो आता है वो दीर्घवृत्तीय प्रश्न में ही आता है। अब बीपीटी थ्योरम अच्छी तरह से आप कर लीजिए, डायग्राम समझिए और इसे भी हल कीजिए। अगर कहीं डाउट होगा तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से एक बार फिर से रिकॉल करूंगा जब इस बार में विपरीत वाला पढ़ाऊंगा, नहीं अपोजिट वाला। इसका अपोजिट थ्योरम भी हमें करना है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और साथ साथ में इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है ना। आप इसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिए और जो भी बता रहा हूँ उसमें कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो रहा हो, आप कमेंट लीजिए, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। आपको समझ आनी चाहिए, रटने का कोई जरूरत नहीं है, आप समझिए, उसका ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। और आसान चैप्टर है, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, डरना नहीं है। अक्सर बच्चे त्रिभुज से डर जाते हैं कि त्रिभुज चैप्टर पता नहीं क्या है, अरे कुछ नहीं है, तो बहुत आसानी त्रिभुज ही तो है, ज्यादा कुछ नहीं है, डरना नहीं है, आराम से हल करना, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बच्चों।